हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस से ही है। लास्ट हमने रैशनल इमोटिव थेरेपी जो कि कॉग्निटिव थेरेपी के अंडर आती है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम कोर स्कीमास और डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ये है कि दूसरी कॉग्निटिव थेरेपी जो कि एरन बेक नाम के पर्सन ने दी है, इनकी थ्योरी जो है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वो कैरेक्टराइज करी जा सकती है एंजाइटी और डिप्रेशन से, जो कि ये कहते हैं या जिनकी थ्योरी ये स्टेट करती है कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें हमारी फैमिली से और सोसाइटी के द्वारा मिलते हैं, उनकी वजह से हम लोग कोर्स स्कीमाज या ऐसे कुछ सिस्टम डेवलप कर लेते हैं जहाँ पर बिलीव्स हैं और हमारे कुछ एक्शन पैटर्न्स हैं। एज एन इंडिविजुअल हमने हर सिचुएशन में ऐसे एक्ट करना है या इस तरीके से काम करना है और ऐसे हम बिहेव करने वाले हैं और हम ये इन चीज़ों में बिलीफ रखते हैं, हम ये चीज़ मानते हैं और ये चीज़ में हम भरोसा या विश्वास नहीं रखते, वो चीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे बता रखा है कि क्लाइंट जो कि जिसके पेरेंट्स ने एज अ चाइल्ड, मतलब कोई पेरेंट है उसका बच्चा है, उन्होंने अपने बच्चे को, वो बच्चा कौन है, वो क्लाइंट है जो आज थेरेपिस्ट के पास आया है अपनी प्रॉब्लम लेकर। अब जब पेरेंट्स ने अपने उस बच्चे को निगलेक्ट करा है, नज़रअंदाज करा है, इग्नोर अवॉइड करा है, इतना ध्यान नहीं दिया जब देना चाहिए था या उसकी बातों पे इतना गौर नहीं किया, तो उस बच्चे ने कोर स्कीमा डेवलप कर लिया क्या कि आई एम नॉट वांटेड, मुझे कोई चाहता ही नहीं है या मेरी यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, और इन सिंपल वर्ड्स मेरा होना ना होना एक बराबर है। देन उसकी लाइफ के दौरान एक क्रिटिकल इंसिडेंट होता है, मान लो उसकी लाइफ में ही कुछ ऐसा हो जाता है बहुत बुरा उसके साथ, जो बहुत यादगार बन के रह जाता है उसके लिए, और जिसकी वजह से वो और कुछ गलत ऐसा बिलीफ, ऐसा कोर स्कीमा डेवलप कर लेता है। मान लो उसकी लाइफ में क्या होता है, पब्लिकली उसे टीचर ने रेडिक्यूल किया, बहुत ज़्यादा उसकी बेइज्जती करी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इज्जत उतारी है उसकी इस क्लास में सबके सामने। तो ये क्रिटिकल इंसिडेंट ना उसका कोर स्कीमा ट्रिगर करता है, उसे ये सोचने पर या ये मानने पर मजबूर कर देता है, ऐसा बिलीव बनाने पर कि आई एम नॉट वांटेड, उसे कोई चाहता नहीं है, उसकी कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है, या वो रहे ना रहे इससे किसी भी इंसान को दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है आगे उसके मन में, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, अपने आप ही अंदर से निकल के उमड़ उमड़ के आने वाले क्या, गलत विचार ऑटोमेटिकली जो दिमाग में आते हैं। जैसे जब कुछ बुरी सिचुएशन में फंसे हैं, सब कुछ बहुत नेगेटिव, बहुत बुरा बुरा हो रहा है, तो पुराना और कुछ जो जितना भी बुरा एक दुखद सिचुएशन हुई है ना कुछ, वैसा वो सब कुछ और याद आता है, एकदम रिवाइंड होने लग जाता है माइंड में कि अच्छा मेरे साथ तो ऐसा ऐसा भी ये सब कुछ हो रखा है। नेगेटिव थॉट्स परसिस्टेंट होते हैं, कॉन्टीन्यूस दिमाग में चलते रहने वाले, जो पीछा नहीं छोड़ते, मतलब लंबे समय तक पीछे पड़े रहेंगे उस इंसान के, उसको सोचने पर मजबूर करते रहेंगे कि हाँ सच में तो किसी भी चीज़ के लायक नहीं है और कोई देखो चाहता नहीं है, या तो कहीं पर होना हो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक नॉन लिविंग थिंग से भी बुरी औकात या इज्जत है तेरी। ठीक है, इरेशनल थॉट्स हैं जैसे कि नो बडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, और आई एम अगली, बदसूरत हूँ मैं, ऐसा सोचना। आई एम स्टूपिड, मेरे में दिमाग भी नहीं है, बुद्धि भी भ्रष्ट है मेरी, तो आई विल नॉट सक्सीड, मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊँगा अपनी लाइफ में, कुछ भी करूँगा उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, और आई विल नॉट बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। तो ऐसे नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से। जो दिमाग की हालत और जो सोचने की शक्ति है ना, वो विचार जो आ रहे हैं वो सब गलत, ख़राब और बहुत डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाने वाले आ रहे हैं, बहुत डैमेजिंग थॉट्स आ रहे हैं, सड़े हुए उखड़े उखड़े से, जो नेगेटिव मूड के टाइम आते हैं ना, बहुत गंदे गंदे, अपने बारे में बहुत उल्टा उल्टा सोच रहे हैं, एकदम सेल्फ क्रिटिसिज्म करने लग गए हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वो तरीके होते हैं सोचने के जो कि जनरल होते हैं नेचर में, तो और ये डिस्टॉर्ट करते हैं रियलिटी को नेगेटिव तरीके से। मतलब ये नहीं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन उसी इंसान को होंगे जिसने ऐसे ऐसा कभी कुछ सफ़र किया हो, नहीं, गलत विचार आते हैं नॉर्मल इंसानों के दिमाग में भी, हमारे दिमाग में भी कभी भी कुछ भी आ सकता है, गलत विचार खुद को लेकर, बाकी दूसरे लोगों को लेकर, या अपने आसपास जो लोग हैं, एनवायरनमेंट जैसा है उस हिसाब से डिपेंड करता है ना कि हम किस किस तरह के लोगों के आसपास रहते हैं और हमें क्या क्या बाहर से अपना मिल रहा है। क्योंकि थ्योरी के शुरू में ही हमने देखा कि एनजाइटी डिप्रेशन स्टेट्स दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो कि प्रोवाइड करे गए हैं हमें किसके द्वारा, अपनी फैमिली और सोसाइटी के द्वारा, वही डेवलप करने में मदद करवाते हैं क्या, कोर स्कीमास, जिसके अंदर हमारे वो बिलीव्स, वो एक्शन पैटर्न्स हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल कैसे बिहेव करने वाले हैं, लोगों के साथ किस प्रकार से पेश आने वाले हैं, वही बताते हैं।
तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बाकी लोगों के दिमाग में भी आ सकता है, लाइक ऐसा कुछ विचार कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, या मैं अच्छा नहीं हूँ, किसी के काम नहीं आता कभी, या ज़रूरत के टाइम पे मैं कहीं पहुँच नहीं पाता, और लाइक मेरी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी काम का हूँ ही नहीं, मुसीबत के टाइम किसी की हेल्प नहीं करता। बट एक लिमिट होती है ना नॉर्मल पर्सन की, जैसे इन वाले लोगों की क्लाइंट जो होता है ना थेरेपिस्ट के पास जो जाता है, उनकी ऐसा कोई लिमिट ही नहीं होती ये गलत विचारों को ये गलत विचारों को अपने दिमाग में लाने की और इनको सोचना बंद करने की। ठीक है, वो चीज़ नहीं आती कभी इनके दिमाग में, ये विचार आएंगे फिर वो चलते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि परसिस्टेंट हो जाते हैं ये और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं उनको अंदर से। खुद के बारे में वो बहुत बुरा भला सोचते हैं, बुरा ही सोचते हैं। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन वो तरीके, वो वेज़ हैं सोचने के जो कि जनरल हैं इन नेचर, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इन्हीं को होंगे, किसी को भी हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मोड है, कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, मेरा आज का दिन बुरा बीता, तो मैंने ऐसा सोचना, ऐसा मानना शुरू कर दिया कि अच्छा ओ शिट, आज मैंने सुबह इसकी शक्ल देखी थी तो मेरे साथ इसलिए सब कुछ बुरा हो रहा है, या मेरी किस्मत ही ख़राब चल रही है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा, इसलिए मेरे पास मान लो कि खाने के लिए भी नहीं है कुछ, मेरी क्लास भी मिस हो गई और सब कुछ लाइक बुरा बुरा हो रहा है, कहीं जाना है मेरे को, रिक्शा भी नहीं मिल रहा मेरे पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसे गलत विचार आते ही हैं बंदे के दिमाग में। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आर वेज ऑफ थिंकिंग विच आर जनरल इन नेचर, लेकिन ये डिस्टॉर्ट करते हैं सच्चाई को, रियलिटी को नेगेटिव तरीके से। लाइक एक होता है ना, एक अप्रोप्रिएट ग्राउंड पे चीज़ें खड़ी हो रही हैं, हाँ एटलीस्ट इनके पीछे कुछ सबूत है, कुछ एविडेंस है, प्रूफ है कि इस बेसिस पे ये चीज़ सच हो सकती है, या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सच्चाई को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं, और सच्चाई के ऊपर बेस नहीं होते सच्चाई के ऊपर, क्योंकि डिस्टॉर्ट करते हैं रियलिटी को नेगेटिव तरीके से, विच डिस्टॉर्ट रियलिटी इन अ नेगेटिव मैनर। और ये पैटर्न्स ऑफ थॉट को ही हम कहते हैं डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो कि फंक्शनल नहीं है, एक नॉर्मल इंसान में देखने को नहीं मिलेंगे डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। डिसफंक्शनल वर्ड हमने चैप्टर 4 डिसऑर्डर्स वाले में पढ़ा था, जो 4 डीज थे, डेवियंस, डिसफंक्शन और डिस्ट्रेस, एक और था, पता नहीं क्यों लास्ट में मैं हर एक चीज़ चौथी जो होती है ना उसका चौथा पार्ट वो भूल जाती हूँ, एक मिनट बता रही हूँ। या डेंजर, मतलब कि खुद के लिए तो हानिकारक और ख़तरनाक टाइप, जानलेवा है ही, साथ के साथ दूसरों को भी नुकसान पहुँचा रहा है, उनके लिए भी हार्मफुल है। जो बंदा मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है वो खुद को हार्म कर सकता है, तो कोई गारंटी नहीं ले सकते कि दूसरों को हार्म नहीं करेगा। देन ये जो होते हैं डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, इनकी वजह से एरर्स ऑफ कॉग्निशन आते हैं अबाउट सोशल रियलिटी, मतलब जो हमारी दुनिया में हमारा ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ हम रहते हैं वहाँ की जो सोशल रियलिटी बेसिकली सच्चाई है ना, जिस पे हमें चीज़ें बेस करके सोचनी चाहिए, उस हिसाब से अपने दिमाग में थॉट्स लाने चाहिए, वो चीज़ बेकार हो जाती है। हमारे सोचने की शक्ति, कॉग्निशन विच इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ नोइंग, चीज़ों को जानना, समझना और सोचना, अंडरस्टैंड करना चीज़ों के बारे में, वो ख़त्म होने लगती है, उसके अंदर गलतियाँ, एरर आने लगते हैं। देन रिपीटेड अकरेंस होता है जब ऐसे थॉट्स का, तो हमारे अंदर कौन से फीलिंग्स डेवलप हो जाते हैं, एनजाइटी और डिप्रेशन के, मतलब धीरे धीरे और ज़्यादा चिंतामणि टाइप बन जाता है, वरीज, एनजाइटी ये सब आने लगता है उसे, प्लस डिप्रेशन की स्टेज में पहुंच जाता है, और मे बी कोई मेंटल डिसऑर्डर भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि डिप्रेशन खुद में एक मेंटल डिसऑर्डर है, बहुत कॉमन। थेरेपिस्ट यूज़ करता है क्वेश्चनिंग उस टाइम पर, जो कि जेंटल होती है, नॉन थ्रेटनिंग होती है, यानी कि क्लाइंट के प्रति इतना उसे फ्राइटन या स्केयर्ड करने वाली नहीं है, उसे डराएगी नहीं, वो डरेगा नहीं जवाब देने से। प्लस वो ऐसा फील नहीं करेगा कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि वो मेरे दिमाग के अंदर की बातें निकालना चाहता है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। कोई मुझसे पूछ रहा है क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम्स का हल और सॉल्यूशन देना चाहता है मुझे, वो मुझे ठीक करना चाहता है, इंस्टेड ऑफ डैट कि हाँ सामने वाला तो मुझे जज करेगा या मेरे बारे में इतना कुछ जान जाएगा तो पक्का है मेरे बारे में कुछ उल्टा बुरा है, गलत सोचेगा। नहीं, थेरेपिस्ट ऐसा कभी नहीं होता, मैंने पहले भी कहा था। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट क्लाइंट से क्वेश्चनिंग यूज़ करने वाला है, क्वेश्चंस करेगा उससे, कैसे, जो कि जेंटल होंगे, नॉन थ्रेटनिंग होंगे, क्लाइंट के बिलीव्स को और थॉट्स को तोड़ेंगे नहीं, उन्हें ख़राब नहीं करेंगे, बट या उन्हें चेंज करने की जितना हो सकता है ना कोशिश ज़रूर करेंगे। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उन क्वेश्चंस के जो कि थेरेपिस्ट पूछेगा ऐसे टाइम पे क्लाइंट से, कि वाई शुड एवरीवन लव यू, लेकिन उसे लगता है ना कि कोई उससे प्यार नहीं करता। हमने ऊपर देखा उसने बोला था ना कि क्या बोला था, एक सेकेंड, उसने बोला था ना कि नो बडी लव्स मी, तो थेरेपिस्ट उससे पूछता है कि व्हाट डज इट एक सेकेंड,
व्हाट डज इट मीन टू यू टू सक्सीड, क्योंकि ये उसने था पूछा, पर उसने बोला था कि आई विल नॉट सक्सीड, उसे लगता है वो कभी कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में। तो थेरेपिस्ट ने इस पर उससे ये क्वेश्चन पूछा कि इसका क्या मतलब है तुम्हारे लिए कि तुम कभी सक्सीड नहीं होगे और तुम्हें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। मतलब बेसिकली तुम्हारा कामयाबी से क्या मतलब है, या तुम्हें क्या लगता है, कब लगता है कि तुम कामयाब हो जाओगे अपनी लाइफ में, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, ऐसा कौन से काम में तुम इंडल्ज होने वाले हो। इस तरह के वो क्वेश्चन उससे पूछता है। और दूसरा ये कि व्हाट डज इट मीन टू यू टू सक्सीड, सॉरी ये वही वाला था, पता नहीं क्यों बार बार मेरी नज़र इसी पे पड़ रही है। दूसरा क्वेश्चन ये, वाई शुड एवरीवन लव यू, क्यों हर कोई तुम्हें प्यार करे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। एक तुम ऐसे क्यों नहीं बनते कि तुम्हें ये ना लगे कि हाँ हर किसी को मुझे प्यार करना चाहिए, बल्कि तुम ऐसे बन जाओ कि लोग खुद आए तुम्हारे पास, और तुम्हें उन्हें बोलने की या उनको ऐसे कुछ दिखाने जताने की ज़रूरत ही नहीं पड़े कि हाँ तुम भी कोई हो, उन्हें खुद दिखे, समझ आए, पता लगे कि हाँ ये बंदा है और हमें इसके पास जाना चाहिए, ये डिज़र्व करता है तो इससे प्यार मिलना चाहिए क्योंकि उस लायक है। इंस्टेड ऑफ ऐसा बनना जो अटेंशन गेन कर रहे हैं, सिंपैथी, दूसरे की दया ले रहे हैं, इस हिसाब से बेचारे बन जाना कि हाय मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता, वो चीज़ नहीं। तो वो थेरेपिस्ट उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि वाई शुड एवरीवन लव यू, क्यों हर किसी को तुम्हें प्यार करना चाहिए। दूसरा ऐसा कि व्हाट डज इट मीन टू यू टू सक्सीड, तुम्हारे लिए क्या मतलब है सक्सीड हो जाने से, या सक्सीड हो जाने का, लाइफ में कामयाब हो जाने का तुम्हारे लिए क्या मतलब है, किस तरीके से तुम कहोगे कि हाँ तुम खुद अपनी लाइफ में कामयाब हो चुके हो। वैसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है, क्योंकि उसका ऐसा अजम्पशन है खुद को लेकर, वो ऐसा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस रखता है, ऐसे नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं उसके दिमाग में कि आई विल नॉट सक्सीड, आई एम अगली, आई एम स्टूपिड, नोबडी लव्स मी। इसलिए थेरेपिस्ट उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसकी थिंकिंग को जो खुद को लेकर उसने गलत बना रखी है, जो सच भी नहीं है, कहीं स्टैंड नहीं करती सच्चाई के साथ, कहीं रिलेट नहीं कर रही, कोई मेल नहीं खा रही, उससे मैच नहीं कर रही बिल्कुल भी। फिर भी वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा समझ रहा है, ऐसा अपने दिमाग में खुद को लेकर इतना नेगेटिव विचार रखता है, तो उसे चेंज तो करना है ना कोई तो आएगा ना उसकी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए। उसका खुद को लेकर जो परसेप्शन है, सेल्फ कंसेप्ट है, उसे बदलना है, सेल्फ इस्टीम उसकी बढ़ानी है, एफिकेसी बढ़ानी है, खुद पर भरोसा उसका थोड़ा, मतलब ये नहीं होता ना कि मान लो कोई आया, आता जाता किसी ने बोल दिया तुम्हें कि तुम लाइफ में कभी कामयाब नहीं होगे, तुम ये चीज़ मान के बैठ जाओगे, नहीं ना। खुद पे एक वो भरोसा होता है ना कि हाँ मेरे को पता है भाई मैंने क्या करना है अपने साथ, ये क्या होगा मेरी लाइफ में मेरे साथ, मैंने क्या सोच रखा है अपने आगे के लिए, तो मुझे पता है कि मैं कितना हद तक हो सकता हूँ कामयाब और कितना नहीं होगा, कितना नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ कि कोई आके तुम्हें ऐसे कुछ बोल जाए तुम उसे मान के सच बैठ जाओ, या अपने दिमाग में कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा है उससे तुम ऐसे ऐसे गलत विचार लेकर आओ खुद को लेके, है ना। तो आगे इसमें यही है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लाइंट को मजबूर कर देते हैं उस डायरेक्शन से ऑपोजिट सोचने के लिए जो कि नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स की होती है। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स के ऑपोजिट यानी कि पॉजिटिव ऑटोमेटिक थॉट्स के बारे में क्लाइंट सोचने लग जाता है, इस डायरेक्शन के ऑपोजिट वो सोचता है, और साथ के साथ इंसाइट गेन कर लेता है खुद के बारे में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग गेन कर लेता है। अपने जो डिसफंक्शनल स्कीमास है ना वो किस तरह के, किस प्रकार के हैं, उनके नेचर के बारे में भी वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग गेन कर लेता है, और इतना काबिल बन जाता है कि ऑल्टर कर सके, खुद से चेंज कर सके अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को। 1 सेकेंड, ठीक है। तो वो खुद अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को, यानी कि जो उसकी गलत सोच है उसको वो खुद बदलने की कोशिश करता है, उसमें ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन लाता है। और जो एम है ना इस थेरेपी का, मेन जो मकसद, मोटिव है, गोल है, वो यही है कि अचीव करवाना है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग को, दोबारा से सही सोचने की, अपने बारे में अच्छा सोचने की क्षमता को, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आनी है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। फिर चाहे वो खुद को लेकर आए, अपने आसपास के लोगों को लेकर आए, कोर स्कीमा जो डेवलप हुए हैं ना, जो सोसाइटी और फैमिली से हमें अब तक बुरा बुरा जो मिलता गया है ना, उसे बदलना है, उसे चेंज करना है। तो यही कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग को अचीव करना है, जिसकी वजह से आगे जाकर रिजल्ट में इंटर्न क्या निकल कर आएगा कि मेरा एंजाइटी और डिप्रेशन ना कम हो जाएगा, रिड्यूस होते होते धीरे धीरे वो नेग्लिजिबल पे पहुंच जाएगा, ना कि बराबर हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा मेरे अंदर से। फिर मुझे किसी चीज़ की चिंता, टेंशन नहीं रहेगी और मैं डिप्रेशन में भी नहीं जाऊँगी। सिमिलर टू बिहेवियर थेरेपी, मतलब बिहेवियर थेरेपी से सेम है थोड़ा सा, कॉग्निटिव थेरेपी फोकस करती है कि वो सॉल्व करेगी अपने क्लाइंट की जो स्पेसिफिक मेन प्रॉब्लम, जहाँ उसे मेन जो कोर एरिया है ना उसकी दिक्कत का, उसे वो हटाएगी वहाँ से, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगी। जो एक लड़ाई मुसीबत की जो हम कहते हैं ना जड़ है, मेन रूट कॉज, जहाँ से उसे प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही हैं, उसे चेंज करेगी। जैसे यहाँ पर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स है, उसकी वजह से कोर स्कीमा बना, फिर वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन,
वो जो था एक हमारा डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, वो सब डेवलप हुए जिसकी वजह से आगे जाके एंजाइटी और डिप्रेशन हुआ, उस चीज़ को हटाएगी वो डायरेक्ट, वहीं पर सीधा अटैक करना है। तो सिमिलर टू बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी फोकस करती है कि वो सॉल्व करे अपने क्लाइंट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, मेन प्रॉब्लम जहाँ से उसे कोई भी चीज़ आगे कुछ बहुत बुरा कॉज हो रहा है या वो किसी भी डिसऑर्डर को डेवलप कर सकता है, तो उसके कॉजेज़ को मिटाए, उस चीज़ को हटाए वहाँ से। अनलाइक साइकोडायनेमिक थेरेपी, मतलब साइकोडायनेमिक थेरेपी से अगर हम मैच करके या कंपेयर करके ना देखें, उससे सिमिलर नहीं है। बिहेवियर थेरेपी जो है वो ओपन होती है, मतलब कि थेरेपिस्ट शेयर करता है अपने मेथड्स क्लाइंट के साथ, जो कि शॉर्ट है और कम से कम 10 से 20 सेशन तक चलने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एक सेकेंड यार, एक बार पूरा देख लो जो मैंने लिखा है, क्योंकि ये फ़ोन ना पंगा कर रहा है मेरे साथ। ये मैंने कैसे रखा है इतनी मुश्किल से, मुझे पता है कभी भी इधर उधर लुढ़क के गिर जाएगा, मेरी पूरी वीडियो का सत्यानाश हो, मैं वो नहीं चाहती। नेक्स्ट टॉपिक भी करवाना है, तो एक बार बस देख लो जो जो मैंने लिखा है सामने। हालांकि वो इतना ज़रूरी नहीं है बुक से ही ऐसा, बट स्टिल आई वांट, लिखा है तो एक बार दिख जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एक सेकेंड। ओके, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर ये है कि ये मोस्ट पॉपुलर थेरेपी है प्रेजेंटली। एक सेकेंड, वापस से देखते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में यह है कि ये मोस्ट पॉपुलर थेरेपी है आज की डेट में, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या CBT के नाम से भी जानते हैं। CBT मैंने सामने नहीं लिखा, ठीक है, और जो भी लिखा है ना बहुत टेढ़ा टेढ़ा लिखा है। टेढ़ा पता नहीं क्यों लिखती हूँ मैं ऐसे गिरा गिरा के, मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ बोर्ड पे ही होता है। नहीं, वैसे गलत है, मैं कॉपी में भी बहुत गंदा लिखती हूँ, वो भी नहीं समझ आता किसी को, तो कुछ भी अक्षर समझना है तो पूछ लेना, वैसे बुक का ही लिखा है सब। तो CBT जो है ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, मोस्ट पॉपुलर थेरेपी है आज की डेट में, ट्रीट करने के लिए क्लाइंट को और यूज़ करने के लिए एज अ थेरेपी। प्लस रिसर्च जो है इस थेरेपी में जो हुई है, इस थेरेपी से रिलेटेड जो रिसर्च हुई है इस पर कि ये कैसे काम करती है और इसको जब हम यूज़ करते हैं तो उसका क्या आउटकम रिजल्ट निकल के आता है और उसके बाद क्लाइंट कैसे बिहेव करता है, वो यही बताती है कि जो साइकोथेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस है वो कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश करती है इस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को, जो कि शॉर्ट है, इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़िकेशियस है, मतलब वर्थफुल है इसको यूज़ करना, काम ये करेगी अपना और इसको यूज़ करना वेस्ट नहीं जाएगा, असर दिखाएगी ये थेरेपी अपना, ठीक है, भरोसा कर सकते हो तुम लोग इस पर एज ट्रीटमेंट मेजर यूज़ करने के लिए। तो ये बहुत शॉर्ट तरीका है क्लाइंट को ट्रीट करने का, शॉर्ट थेरेपी है, प्लस एफिकेशियस ट्रीटमेंट है, अलग अलग तरीके की और ढेर जो होते हैं ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, उनको ट्रीट करने के लिए, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इन सब को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें और बाकी डिसऑर्डर्स भी हैं बट यहाँ पर इतने ही मेंशन किए हैं तो मैंने भी इतने ही बताया है। देन जो ये CBT का ये अडॉप्ट क्या करती है, बेसिकली ये क्या टेक्निक यूज़ करती है क्लाइंट्स को ट्रीट करने के लिए और ये काम कैसे किस तरीके से करने वाली है, इसके नाम से ही पता लग रहा है इसमें 3 चीज़ें आएंगी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि कॉग्निटिव थेरेपी का भी यूज़ होने वाला है, बिहेवियर थेरेपी का भी यूज़ होने वाला है एंड साइकोलॉजिकल मेजर्स भी आएंगे कुछ ना कुछ। तो ये कैसे काम करती है, एक सेकेंड, ये काम कैसे करती है, इसके अंदर हमारा ये अडॉप्ट करती है बायो साइको सोशल अप्रोच को टू द डिलिनेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी का डिलिनेशन करने के लिए ये बायो साइको सोशल अप्रोच को अडॉप्ट करती है, जहाँ पर ये कंबाइन करेगी कॉग्निटिव थेरेपी को बिहेवियरल टेक्निक्स के साथ, तभी इसका नाम क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि ये मिला देगी, मिक्स करके यूज़ करने वाली है एक साथ साइमल्टेनियसली, किसको, कॉग्निटिव थेरेपी को बिहेवियरल टेक्निक्स के साथ, जो कि हमने बिहेवियर थेरेपी में पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी, टोकन इकोनॉमी था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था, अवर्जन थेरेपी थी, और भी बहुत सारी पढ़ी थी हमने, और कौन सी पढ़ी थी, सॉरी और भी हमने बहुत सारी पढ़ी थी, मैं बता रही हूँ, एक मिनट। बिहेवियरल टेक्निक्स में और हमारा था, वेट अ मिनट, बिहेवियर थेरेपीज में और हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन और डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, मॉडलिंग, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, तो इन सब को यूज़ करने वाली है कॉग्निटिव थेरेपी के साथ में। कॉग्निटिव थेरेपी कौन सी अभी पढ़ी थी ना, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी कल परसों,
और अभी वाली जो मैंने एरन बेक की पढ़ाई कोर स्कीमास वाली, उनको यूज़ करेगी बिहेवियरल टेक्निक्स के साथ, जो कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, अवर्जन थेरेपी, ये सब है। रैशनल जो होगा, मेन एम होगा उसका यही रहेगा इस वाली थेरेपी का कि क्लाइंट का डिस्ट्रेस ओरिजिन उसका जहाँ से हो रहा है, जहाँ से क्लाइंट को डिस्ट्रेस हो रहा है, जहाँ से उसका डिस्ट्रेस निकल के आ रहा है ना, वो कहाँ कहाँ से हो सकता है। एक तो बायोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल और एक सोशल रियान से। या तो उसकी इन्वायरमेंट कारण बनी होगी उसके साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का, या उसकी बायोलॉजी, उसके जीन्स, वही जनरेशन टू जनरेशन हेरिडिटी में इनहेरिटेंस से ट्रांसफ़र हुआ। पेरेंट्स को ऐसे ये डिसऑर्डर था तो उसे वो भी वल्नरेबल है वो डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए। या उसकी साइकोलॉजिकली हालत वैसी होगी इस चीज़ में आ जाने की और ऐसे किसी डिसऑर्डर को डेवलप कर लेने की कि उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना पड़ रहा है। तो इसका कॉजेज़ तीन हिस्सों से निकल के आएगा। तो इसके ये थेरेपी मान के ये चलती है, बोल के ये चलती है कि जो मेन क्लाइंट का डिस्ट्रेस का ओरिजिन है ना, मेन कॉज होगा वो या तो बायोलॉजिकल तरफ से आ रहा है या साइकोलॉजिकल, मे बी उसकी थिंकिंग और उसका कॉग्निशन पैटर्न, उसका सोचने का तरीका ही बुरा या गलत है। वही जो हमने पढ़ा था, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं, वो सोचता ही अपने बारे में बहुत नेगेटिव और बुरा गलत है। तो कैसे ही उसके साथ कुछ अच्छा हो सकता है जब बंदा अच्छा सोचेगा नहीं ना, और वो अच्छा मान के नहीं चलेगा, अच्छा बिलीव नहीं करेगा, तो उसके साथ फिर अच्छा कैसे होगा। ठीक है, उसके अजम्पशन ही रॉन्ग पे बेस, रॉन्ग वाला सारी चीज़ों पे उन्हीं ग्राउंड्स पे बेस है, कुछ भी रियलिटी बेसिस नहीं है वहाँ पे। तो ये या तो बायोलॉजिकल से आ रहा है या साइकोलॉजिकल से आ रहा है या सोशल रियान से आ रहा है। उसका एनवायरनमेंट, उसके आसपास के लोग भी उसे अच्छा नहीं देते तो फिर खा के अच्छा सोचेगा। तभी ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को एड्रेस कैसे करता है, रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स के थ्रू। अगर हमें लगता है कि, क्योंकि मोस्टली इसमें यही होता है कि वो मान के चलते हैं कि अगर क्लाइंट को डिस्ट्रेस हुआ है या किसी चीज़ से इफेक्ट हुआ है, तो कभी कभार कुछ कुछ केसेस में तो उसको ऐसे तीनों कॉजेज़ ने अलग अलग तरीके से अपना इफेक्ट करा है। या मान लो ज़्यादा साइकोलॉजिकली उसकी सोच ऐसी है, बायोलॉजिकली वो इतना नहीं था कि वो डेवलप कर सके कोई भी डिसऑर्डर, फिर चाहे वो एनजाइटी डिसऑर्डर है या फिर डिप्रेशन वाला है, मतलब मूड डिसऑर्डर है, या फिर सोशल एस्पेक्ट से आ रहा है, मेनली उसका इन्वायरमेंट इस प्रकार का है तो उसने ज़्यादा इफेक्ट करी है। तो ये मान के चलता है कि अगर उसको डिस्ट्रेस हुआ ना, तो तीनों पार्ट्स ने इक्वल रोल प्ले किया होगा, या किसी ने ज़्यादा कम भी किया होगा, क्योंकि बंदे की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में कहाँ रहता है, वहाँ पे क्या क्या उसके साथ हो रहा है, लोग उसके साथ कैसे पेश आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं उसके आसपास। तो ये मान के चलती है कि अगर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है ना जो उस पर्सन के, मे बी उसके कुछ ना कुछ जीन्स ऐसे रहे हो कि हाँ उसने कोई डिसऑर्डर डेवलप करा है, तो उसको ये कैसे एड्रेस करेगी, रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स के थ्रू। उस बंदे को रिलैक्सेशन टेक्निक्स देकर, जो मैंने पढ़ाई हैं आगे बॉक्स में इसमें दे रखी हैं, आगे चैप्टर में थी रिलैक्सेशन टेक्निक्स, आई हैव कवर्ड दैट, उसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। देन साइकोलॉजिकल वंस जो है उसको कैसे ट्रीट करेगी, बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ कॉग्निटिव थेरेपी टेक्निक्स को कंबाइन करके। फिर जो सोशल वंस हैं उसमें इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशंस के थ्रू ट्रीट करने वाली है। उसकी इन्वायरमेंट में ऑफकोर्स ही बात है, चेंज जब तक आएगा नहीं तब तक वो बंदा सुधरेगा नहीं, उसकी हालत सही नहीं होगी, सिचुएशन ठीक नहीं होगी, सब कुछ लाइन पे नहीं आएगा। तो उसके इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करके वहाँ पे ऑल्ट्रेशंस ला के चीज़ें सुधरेंगी और सब ठीक होगा, और मे बी वो ढंग से बिहेव करे और इतना अफेक्ट ना हो अपने आसपास के लोगों से, अडेप्ट करना सीख जाए चेंज इन्वायरमेंट में। और यही तीनों चीज़ें कि हम एक एक तरीके से अटैक कर रहे हैं, तीनों कॉजेज़ को अलग अलग तरीके से उन्हें ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बंदा फुल्ली ट्रीट हो सके और फुल्ली फंक्शनिंग बन सके। यही जो है सीबीटी को, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक बना देती है, जिससे क्या होता है ये बहुत आसान है यूज़ करना इस टेक्निक को। दूसरा, ये एप्लीकेबल हो सकती है वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स के ऊपर। कोई भी डिसऑर्डर है तुम उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ कर सकते हो। ओसीडी है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, बाइपोलर है, ऐसे कुछ भी है, फोबियाज़ हैं, तो वहाँ पर तुम ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेबल टू वैरायटी ऑफ और वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स। दूसरा, हैज़ प्रूवन एफिकेसी, भरोसा करने लायक है, इसने अपनी एफिकेसी प्रूव कर रखी है इस थेरेपी ने, यानी ये सच में काम आती है इफ़ यू यूज़ दिस थेरेपी। ठीक है, अभी कुछ रीजन असर्शनिंग वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी के लिए इतना ही। वैसे नेक्स्ट टॉपिक में ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में लोगोथेरेपी आएगा, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी देखेंगे, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी आएगा, गेस्टॉल्ट थेरेपी आएगा,
फिर बायोमेडिकल थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आएगी। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी आएगा, और ये जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी है पेज नंबर 102 पे। आई एम टेलिंग यू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरे पेपर में हमेशा आता था। एथिक्स इन साइकोथेरेपी पढ़ेंगे, जो मोस्ट मैंने बता ही दिए हैं, मोस्ट ऑफ देम आई हैव कवर्ड, फिर भी ये टॉपिक अच्छे से हम लोग करेंगे विद एग्जांपल्स। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज देखेंगे जहाँ पे योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, यही सब कुछ है। अलग अलग टाइप की योगाज हैं, सुदर्शन क्रिया योगा, अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। कुंडलिनी योगा, ये सब पढ़ेंगे। प्राणायाम, ब्रीथिंग टेक्निक्स, चैंटिंग ऑफ मंत्रास, रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल, जो कि लास्ट टॉपिक, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमैनिटी एक्जिस्टेंशियल थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा आराम से। कुछ भी समझ ना आए तो कृपया करके मुझसे पूछ लेना। अभी मैं असर्शन रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन करा रही हूँ पेपर में से, जो मेरे पास पड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए and reason are, read the statements and choose the correct option. मैं भावनाओं में बह जाती हूँ कभी कभार। Assertion self report measures help in assessing a person by asking her or him about herself or himself। ठीक है, हमें पता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में यही होता है, वो बंदा खुद रिपोर्ट करता है, खुद बताता है अपने बारे में, जो भी हम उससे पूछते हैं वो। इसके लिमिटेशंस भी हमने पढ़े थे एंड इट्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2। रीज़न ये है कि इट रिक्वायर्स सब्जेक्ट टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज यूजिंग सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट्स his or her own feelings with respect to various items. Then options are both reason and assertion are true and reason is correct explanation of A, जो कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है इसका आंसर। दूसरा कि दोनों assertion reason ट्रू तो है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तीसरा असर्शन सही है, रीज़न गलत है। चौथा असर्शन गलत है, रीज़न ट्रू है। लेट मी चेक बुक में से कि ये जो उन्होंने असर्शन रीज़न दिया है इनका क्या तालमेल बैठ रहा है। वैसे मुझे दोनों सही लग रहे हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है मुझे असर्शन का, बट फिर भी आई नीड टू कन्फर्म बुक से। एक सेकेंड। यस, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बुक में ये पेज नंबर 42 पे मिल जाएगा अंडर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। यही लिखा हुआ है इसके अंदर भी कि दीज आर फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर्स ऑफन बेस्ड ऑन थ्योरी, रिक्वायर सब्जेक्ट्स टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज यूजिंग सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल्स, मेथड रिक्वायर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट हिज और हर ओन फीलिंग्स विद रिस्पेक्ट टू वेरियस आइटम्स। ठीक है, तो इसका ये होगा बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, देन इसमें ये क्वेश्चन है कि इंट्रोवर्ट्स आर पीपल हु रेफर टू बी और हु प्रेफर टू बी। फर्स्ट है पैसिव, क्वाइट, कॉन्शियस, रिजर्व्ड। देन है ग्रीगेरियस, इम्पल्सिव, थ्रिल सीकिंग, जो कि बिल्कुल नहीं होता, एक्सट्रोवर्ट में देखा जाता है। काम, इवन टेम्पर्ड, रिलायबल, रिमेन अंडर कंट्रोल, नहीं। होस्टाइल, ईगोसेंट्रिक, एंटी सोशल, ये भी नहीं होता। इसका मुझे लग रहा है पैसिव, क्वाइट, कॉन्शियस, रिजर्व्ड इंट्रोवर्ट्स का यही होगा वैसे। ठीक है, देन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सारे करा ही दिए थे इस पेपर के। मैं तो दूसरा पेपर पढ़ा उसके भी क्वेश्चंस करा दूंगी। एक सेकेंड यार, बड़ा मस्त क्वेश्चन मिला है चैप्टर 3 स्ट्रेस से, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था शायद से। लाइफ स्किल्स पे क्वेश्चन में असर्शन दे रखी है लाइफ स्किल आर एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ एंड रीजन इज टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, सोशल सपोर्ट एक्सेट्रा आर सम फैक्टर्स दैट कैन बी ऑफ हेल्प। आई थिंक ये करेक्ट है एंड यस, इसका आंसर यही होगा कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई एम टेलिंग यू ये कौन से पेज पे मिलेगा। यू विल फाइंड दिस ऑन पेज नंबर 64। यहाँ पे दे रखा है लाइफ स्किल आर एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। यही सेम लाइन वहाँ पे थी, प्लस उसमें आगे रीज़न में दे रखा था कि एक सेकेंड, हाँ वहाँ पे रीज़न में दे रखा था कि to meet challenges of life, positive attitude, positive thinking, social support are some factors that can be of help, क्योंकि यही लाइफ स्किल्स हैं। लाइफ स्किल के अंडर हमने ये सब हेड्स पढ़े हैं
कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग और सोशल सपोर्ट हो तो ये लाइफ स्किल अटेन कर सकते हैं हम आसानी से। ये हमें हेल्प, मदद मिलती है, ये फैसिलिटेट करते हैं लाइफ को ढंग से डील करने में, और जब बंदे का स्ट्रेस भी कम हो जाए। पेज नंबर 66 पे मिल जाएंगी पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, सोशल सपोर्ट। देन अगला रीज़न असर्शन का क्वेश्चन स्ट्रेस चैप्टर से ही है। यहाँ पर असर्शन दे रखी है, हाई स्ट्रेस टू कैन प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट्स एंड कॉज अ परफॉर्मेंस टू डिटोरियोरेट, विच इज़ ट्रू। ज़्यादा हद पार स्ट्रेस हो लिमिट के बाहर तो अच्छे इफेक्ट नहीं देता बॉडी को और दिमाग को और हमारी हर चीज़ को, गलत तरीके से बुरा इफेक्ट देता है और उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब हो जाता है। यू स्ट्रेस यानी कि जो अच्छा वाला स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस का उल्टा, और लिमिटेड स्ट्रेस जो हर इंसान को वो थोड़ा सी चिंता, एंजाइटी रहती है ना हमेशा हर काम को करने से पहले, वो नर्वसनेस। जैसे मुझे अभी स्टेज पे गाना गाने जाना है तो थोड़ी सी धक धक होगी, मुझे हल्का सा डर तो लगेगा। एकदम ऐसे भी नहीं कि मैं पागल हो रही हूँ और एकदम ऐसे भी नहीं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ मिनिमम और ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रहेगा मुझे, जो कि नॉर्मल है, हर इंसान को होता है हर एक नए काम को या कोई भी नई चीज़ को करने से पहले। वो यू स्ट्रेस है जो कि मेरे बॉडी के बैलेंस, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा और मेरी बॉडी की जो सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी है ना उसके लिमिट को क्रॉस भी नहीं कर रहा। तो यू स्ट्रेस जो है वो हमेशा टर्न हो जाता है, यहाँ पे लिखा है रीज़न में, डिस्ट्रेस के अंदर। यू स्ट्रेस ऑलवेज टर्न इनटू डिस्ट्रेस एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस अनप्लेजेंट इफेक्ट, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। ऐसा कभी भी नहीं होता, पर्सन पे डिपेंड करता है। वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम खुद सोचो, लिमिटेड चिंता और वो थोड़ी सी नर्वसनेस हर काम को करने से पहले तुम्हें है, तो क्या वो डिस्ट्रेस में बदल जाएगी और वो भी तुम्हारे लिए अनप्लेजेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी? नहीं होता ना ऐसा। तो ये रॉन्ग है, यहाँ पर होगा असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। देन यहाँ पे फिर से स्ट्रेस वाले चैप्टर से है। स्ट्रेस वाला चैप्टर आसान है जितना हो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ने वाला भी है, तो उसे भी कृपया पढ़ के जाएं क्योंकि ये बोर्ड का पेपर है, मैंने पहले भी बताया था। असर्शन है कि एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन लार्जली डिपेंड अपॉन परसीव्ड इवेंट्स एंड हाउ दे आर इंटरप्रेटेड। ये अप्रेजल के ऊपर है क्वेश्चन। एंड रीजन है, Lazarus has distinguished between two types of appraisal, which is primary and secondary. Let me tell you ये कहाँ पर दे रखा है बुक में। दिस यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 52 की एंडिंग फिगर 3.2 के बाद से। एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू stressful situation largely depend upon perceived events and how they are interpreted or appraised. And then Lazarus has distinguished between two types of appraisal which are primary and secondary. then बता रखा है प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। मैंने अच्छे से समझाए हैं दोनों। कुछ भी ना समझ आए, कोई भी पुराने चैप्टर में भी डाउट हो तो कृपया करके पूछ लें। एंड इसका आंसर यही होगा कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि कैसे आता है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन साइकोलॉजी में उठ के। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं असर्शन एंड रीजनिंग के, बट मैं वो बाद में करवाने का सोच रही हूँ, वरना बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो और मे भी बोर भी हो सकते हो। 2 वर्ड्स की मीनिंग बताने हैं, वो बता के आई विल ओवर डैट द वीडियो ओवर हो जाएगी। डिस्प्यूटेशन का मतलब होता है कि वर्बल कंट्रोवर्सी, डिबेट, ठीक है। ये हमने वर्ड पढ़ा था, आगे बताती हूँ कहाँ पढ़ा था। और एक हमारा था वो कौन सा था दूसरा वर्ड, डिलिनेशन। डिलिनेशन का मतलब होता है कि डीप डिटेल्स में अच्छे से पूरी एक्यूरेसी के साथ कुछ भी लाइक स्टोरी पोर्ट्रे करना और बेसिकली डिस्क्राइब करना ढंग से, क्लियर बाउंड्रीज के साथ, पूरा एजेस बताते हुए उस चीज़ के, बेसिकली ढंग से अच्छे से बिना कोई कमी छोड़े डिस्क्राइब करना इज़ आर डिलिनेशन। एंड दूसरा वाला है डिस्प्यूटेशन, मतलब कि वर्बल कंट्रोवर्सी, बहसबाजी, ऑपोजिंग व्यूज़ में डिबेट हो जाना, जहाँ पर कोई एग्री कर रहा है और कोई डिसएग्री कर रहा है, ठीक है। कोई फॉर में है, कोई अगेंस्ट में है, जैसे डिबेट के टाइम होता है। डिस्प्यूटेशन ना हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एग्जाम्पल ऑफ सच क्वेश्चंस वुड बी वाई शुड एवरीवन लव यू, व्हाट डज इट मीन टू यू टू सक्सीड। क्वेश्चंस मेक यहाँ पे पढ़ा था कि थेरेपिस्ट यूजेस क्वेश्चनिंग विच इज़ जेंटल नॉन थ्रेटनिंग डिस्प्यूटेशन ऑफ क्लाइंट्स बिलीव्स एंड थॉट्स। मतलब कि थेरेपिस्ट किसी भी तरीके से किसी डिबेट में नहीं उतरेगा, कोई भी वर्बल कंट्रोवर्सी नहीं करेगा, क्लाइंट को एक तरह से नीचा नहीं दिखाएगा, उसे गलत शलत नहीं बोलेगा,
उसके साथ लड़ने पे नहीं आएगा कि भाई तेरे बिलीव्स या तेरे थॉट्स ऐसे क्यों हैं और तू ऐसा ही क्यों सोचता है, ऐसा ही क्यों समझता है, मानता है कि हर कोई तुझे प्यार करेगा, ये तुझे लाइफ में सक्सीड ही होना चाहिए। तो ऐसा कोई डिस्प्यूटेशन क्रिएट नहीं होता। थेरेपिस्ट की क्वेश्चनिंग बहुत सही रहती है, जो कि नॉन जजमेंटल है। कॉन्फिडेंशियल तो है ही, कहीं बाहर ये बात जाने नहीं वाली, क्योंकि एथिक्स तो चलेंगे थेरेपी में जो होते ही हैं साइकोलॉजी में हमेशा। प्लस जेंटल रहेगा वो, उसके साथ वार्म रहेगा, थोड़ा प्यार से तमीज़ से पेश आएगा। ठीक है, अपने विचार भी उसके ऊपर नहीं थोपता जाएगा, उससे पूछेगा ऐसे कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि वो खुद ऐसा गलत क्यों सोचता है, क्यों उसके दिमाग में नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। उसकी थिंकिंग ऑल्टर होगी, परसेप्शन चेंज होगा अपने थिंकिंग को लेकर, और वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा जहाँ पर पॉजिटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आएंगे। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा, देन एंजाइटी डिप्रेशन कम होगा। और दूसरा वर्ड यही था हमारा, कौन सा था यार, एक सेकेंड, डिलिनेशन, वही डिस्क्राइब करना, ढंग से क्लियरली बताना किसी भी चीज़ को डिटेल्स में एक्यूरेसी के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। मैं चाहूँगी कि मैं कवर कर पाऊँ यहाँ पे सारी एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज़ को भी, जो कि लोगोथेरेपी है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, गेस्टॉल्ट थेरेपी है। कुछ भी हो मैं चैप्टर करवा दूंगी अच्छे से कंप्लीट, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ भी पूछना समझना हो बता देना, इसमें जितना पढ़ाया अभी तक समझ नहीं आया कुछ भी बेफिक्र होकर बोल देना। प्लस मेन चीज़, इफ़ यू वांट मी टू टीच एनी अदर सब्जेक्ट, आर्ट्स का ही होना चाहिए, मैथ्स और साइंस का मत उठा के लाना, तो मुझे बता देना, ठीक है। और ना एक डाउट क्लियर करना है, साइकोलॉजी में कोई भी ये समझ के मत चलना कि 11th-12th तक अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ी है तो आगे भी थ्योरी आएगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, वो मन का वहम है, मन गढ़ंत है वो बातें, सिर्फ आगे जाके सिर्फ थ्योरी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स नाम की एक चीज़ आती है, मैं डराने की, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि यहाँ पे इको और मैथ्स बहुत सारी देखने को मिलेगी। तो कोई भी ये सोच के मत चलना कि ये सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट है तो आगे भी सिर्फ थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आगे स्टैटिस्टिक्स आएगी जहाँ पे मैथ्स और इको पढ़नी पड़ेगी बहुत सारी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए। कुछ भी समझ नहीं आया तो कृपया करके मुझसे पूछ लें, मैं इसीलिए ही हूँ।